नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है कि हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह की विकास हुआ है और किस विकास की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए शौपाल सिंह हैं, जो कि कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हैं। बातचीत करके समझेंगे कि इनका जो क्षेत्र है उसमें किस तरह की ज़रूरतें हैं, क्या शहर की नीड्स हैं और जो चुनाव जो चल रहा है उसमें किस तरह से कैंपेन हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का भी दौर चल रहा है। बहुत बहुत पहले स्वागत है आपका। पहले तो मैं आईपा की इस मुहिम का दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आपकी बहुत अच्छी मुहिम है। जहां तक आपने सवाल किया कि क्या क्या मुद्दे हैं, मुद्दे इतने हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार यूपी से गई है, यूपी की तस्वीर बिगड़ चुकी है। यूपी में 32 साल से जाति धर्म की राजनीति चल रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं। उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के हालात अगर बताने लगेंगे, उत्तर प्रदेश के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और किस तरीक़ा से सनातन धर्म के ठेकेदार बनने वाले बीजेपी वाले सनातन धर्म की किस तरीक़ा से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। भी आपने देखा कि हाथरस में दलित बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई और उसके दुख दर्द में शामिल होने के लिए प्रियंका जी गई, तो प्रियंका जी को तो गिरफ्तार करने का काम किया, मगर उन दरिंदों को गिरफ्तार करने की बजाय उनके फेवर में पंचायतें की गई। और सबसे बड़ा सनातन धर्म का इन्होंने जिस तरीक़ा से मखौल बनाया, कभी भी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप जो किसी भी डेड बॉडी को रात में उसका दाह संस्कार करें। ऐसी क्या मजबूरी थी, और वो भी उनके परिवार वालों की बगैर सहमति के उसका दाह संस्कार किया गया। तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार के नाम पे जो कभी भाजपा सत्ता में आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, इन्होंने युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक करने का काम किया है। भाजपा ने रोजगार के नाम पर युवाओं को पकौड़े तलने का काम उसको रोजगार बताया है। तो इतने मुद्दे हैं। विकास की आप बात कर रहे थे, विकास के नाम पर सिर पे जुमले बोलते हैं। आप मेरे जनपद बुलंदशहर की अगर आप बात ले लें, जो सड़कें कांग्रेस ने बनवाई थीं, उन सड़कों की मरम्मत भी ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा कोई नई सड़क तो आज तक इन्होंने बनवाई नहीं है। एनएपीपी कांग्रेस की देन है। सहकारी सूती मिल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बंदार दास जी ने लगवाया था, जिसमें कई हजार लोग को रोजगार मिला हुआ था। उस सहकारी सूत मिल को भी इन लोगों ने बंद कर दिया। जिस तरह आपने बहुत सारे मुद्दे बता दिए, बुलंदशहर की अगर हम बात करें, ज़िला बुलंदशहर के वो मुख्य मुद्दे क्या हैं जो कि यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। या फिर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन में किस तरह के हालात हैं, क्या प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेजेस जो हैं सरकारी, वो बेहतर एजुकेशन दे पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं दे पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने एजुकेशन का सवाल उठाया, अगर एजुकेशन ये अच्छी दे पाती सरकार, तो प्राइवेट स्कूलों में इतने बच्चे एडमिशन नहीं लेते। तो ये सबूत है कि एजुकेशन के मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, उदासीन है। आपने कहा यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, ये तो जनरल मुद्दे यहाँ के पूरे देश के प्रदेश के हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सारे मुद्दे तो पूरे देश के पूरे प्रदेश के हैं। यहाँ पर बुलंदशहर में एक तो जाम की स्थिति इतनी विकट रहती है, इसके लिए हमने भी कई बार डीएम को उनको हमने बोला कि हर जगह डिवाइडर लगने चाहिए। इसके अलावा एक रिंग रोड बुलंदशहर में बननी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तो बुलंदशहर में सबसे पहले रिंग रोड बनाने का काम किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये, आहार पर गंगा का पुल बनना बहुत ज़रूरी है, धार्मिक दृष्टि से भी और वहाँ के पिछड़े हुए इलाके की तरक्की की दृष्टि से भी, कि आहार पर गंगा पर पुल बनना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ, जो आए दिन एक्सीडेंट की स्थितियाँ बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ रोड्स की स्थिति अच्छी नहीं है। रोड्स को चौड़ा किया जाए, उन पर डिवाइडर लगाकर वन वे ट्रैफिक किया जाए। इसके अलावा अनूपशहर जो छोटी काशी है, इतने 32 साल से वहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया है। मेरी मांग है और हम करके दिखाएंगे अगर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं,
कि हम छोटी काशी अनूपशहर को हरिद्वार की तर्ज पर उसका हम विकास करके दिखाएंगे। अरे चलिए, अब बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर में आप ज़िला अध्यक्ष हैं, पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में हैं। क्या लगता है 7 सीटें बुलंदशहर में हैं, कितनी सीटों पर काबिज हो पाएंगे? ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के पास नेता भी हैं, नीति भी है, नीयत भी है। क्योंकि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जाति और धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेती हैं। उनकी जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितनी भी उन्होंने प्रतिज्ञा जारी की हैं, उसमें सबके भले के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा जारी की हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने कभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लाई थी, जो फाउंडेशन इंदिरा जी ने कभी रखी थी, उस फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाने का काम आज प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। टिकटों में 40% का आरक्षण है और बेटियां जो ग्रेजुएट पास करेंगी उनको स्कूटी देने का काम करेंगी, और जो इंटरमीडिएट बेटियां पास करेंगी उनको स्मार्टफोन देने का काम करेंगी। किसानों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रियंका जी लेकर आई हैं। किसान का गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपये कुंटल देने का काम करेंगी, गन्ने का मूल्य 400 रुपये कुंटल देने का काम करेंगी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने नारा दिया है किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। और कर्जा माफ़ पड़ने के बाद में प्रियंका जी की योजना ये है कि किसान को इतना सशक्त आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे कि भविष्य में कभी किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए उनकी योजना है कि किसान आयोग का गठन करके जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी रखेंगे, और वो आयोग किसानों की फसल की लागत को देखते हुए उनका मूल्य निर्धारित किया करेगा, ताकि किसान को उसके मूल्य का सही दाम मिले, ताकि वो कभी आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो और उससे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये प्रियंका गांधी जी के ठोस कार्यक्रम हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी जी अगर आ जाती हैं जीत करके तो रिंग रोड पक्का है, एजुकेशन सेक्टर पर आप लोग काम करेंगे, एक्टिवा देंगे, बच्चियों को स्मार्टफोन देंगे, ठीक है। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, कोरोना एकदम सर पर हावी हो चुका है, 2 साल से सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं कोरोना से। ऐसे में गवर्नमेंट ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है, दिन में कैंपेन चालू हैं, तो क्या हम ये मानें कि कोरोना सिर्फ रात को आता है, दिन में नहीं आता है? देखिए, ये एक क्रूर मजाक है। ये आप साफ देख रहे हैं कि भाजपा की नीयत में कितनी कमी है। रात को कर्फ्यू लगाएं, दिन में लाखों की रैली कराएं, हज़ारों की रैली कराएं, तो इस कर्फ्यू का सेंस क्या है? इस महामारी में हर इंसान सहयोग देना चाहता, हर इंसान चाहता कि महामारी को गंभीरता से लिया जाए। अगर महामारी ईमानदारी से है तब तो ये है कि हर जगह ही पाबंदी लगनी चाहिए, सिर्फ रात के कर्फ्यू से। रात को सब लोग वैसे सो जाते हैं। मगर ये अपना जो भी ये महामारी का जिस तरीका, अभी डेंगू की बीमारी हुई, डेंगू की बीमारी कोरोना से भी ज़्यादा महामारी फैली थी, मगर इन्होंने उसके आंकड़े छिपा कर रखे। क्योंकि चुनाव सर पर है तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से महामारी की परिभाषाएं बदल देंगे। अगर इनको लगेगा अपने सर्वे में कि भाजपा जीत सकती है तो ये महामारी को दबा के बैठ जाएंगे, आंकड़े छिपा लेंगे। और अगर इनको लगेगा कि भाजपा बहुत कमज़ोर है, दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती, तो ये महामारी के नाम पर चुनाव को टाल भी सकते हैं। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह, जो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ये एक भद्दा मजाक है, क्योंकि रात को कहीं ना कहीं तमाम लोग सो जाते हैं, तो कोरोना कर्फ्यू लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि दिन में हज़ारों की तादाद में लोग कैंपेन और रैली में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना को खुली दावत दी जा रही है। इनका यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो तमाम बेटियों को जो ग्रेजुएशन करेंगी उनको एक एक्टिवा दिया जाएगा, और जो 12th क्लास पास करेंगी बच्चियां उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि किसको हार नसीब और होगी और किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। बुलंदशहर से आइपा के लिए कैमरामैन ज़ीशान के साथ समीर अली।